कमरे में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। घर में रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटे और खामोशी का राज था। अगरचे ये शादी का घर था, मगर इतनी रात बीत जाने के बायस सभी लोग अब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। इस छोटे से घर की दूसरी मंजिल पर 3 ही कमरे थे। इन तीनों कमरों में से दरमियान वाला कमरा अमन अहमद अली का कमरा था और इस वक्त वो अपने कमरे में दरवाजे से टेक लगाए, दोनों हाथ सीने पर बांधे दिलचस्पी से वो मंजर देख रहा था, जिसे देखने के लिए हरगिज वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। वो तो पहली रात का दूल्हा था, निकसक से तैयार, अपने बाल सलीके से जमाए, लबों पर धीमी मुस्कान सजाए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसके जहन में बस यही ख्याल था कि इसकी बीवी अपने शानदार ब्राइडल ड्रेस में बेड पर बैठी इसका इंतजार कर रही होगी। इसका जोड़ा ही कई लाख का था। ये इसे शादी के तकरीब के दौरान सुन लिया था और ये सुनकर वो मुस्कुरा भी दिया। क्यों ना होता, आखिर वो अनमगान अफरीदी की इकलौती बेटी थी, शहर के सबसे मारूफ बिजनेसमैन की बेटी। अपनी शादी पर सारे चाव पूरे करना इसका इख्तियार था और इसने पूरे किए भी थे। ये तो इस वक्त अमन अहमद अली को इसे देखकर अंदाजा हो रहा था। अपना भारी लहंगा उठाए वो फूलों से सजी हुई मसेरी से गुजरकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ जा रही थी। क्या बात है, आप काफी गुस्से में लग रही हैं, मुझे आने में जरा देर हो गई, बस कुछ दोस्तों ने घेर लिया था, आहिस्तगी से कहते वो 2 कदम आगे बढ़ा। वो जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने सर पर टिका हुआ जरदार दुपट्टा खींच कर उतार रही थी, यकलक पलटी, खबरदार जो 1 कदम आगे बढ़ाया, वही खड़े रहो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं। इसके लहजे में इतनी नफरत थी, तपिश थी कि अमन अहमद अली के उठते कदम साकित हुए। इसने हैरत से सामने खड़ी अपनी दुल्हन को देखा, जो सुर्ख रंग के जरदार लिबास में आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। इंतहाई नफासत से किया गया मेकअप इसके रूप को मजीद निखार रहा था। जुराव जेवरात से सजा इसका वजूद इस वक्त शुरा जवाला बना हुआ था। इसकी नीली आंखें इस वक्त लो देती हुई महसूस हो रही थीं। लबों पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, हाँ, मगर इसके बावजूद सुर्ख लबों का खूबसूरत कटाव दूर से ही वाज़ेह हो रहा था। इसकी उठती हुई सतवा नाक पर हमेशा की तरह गरूर सजा था, मगर आज इस गरूर में कुछ और भी था। अमन 1 कदम मजीद आगे बढ़ा। आखिर आपको इतना गुस्सा किस चीज का है? मैं आपको पानी देता हूँ, आप बैठ जाएं। एक दफा फिर आहिस्तगी से कहता वो साइड टेबल की तरफ मुड़ा था, जहां पानी का जग रखा था। जवाबन एक नफरत सी भरी आवाज इसके कानों से टकराई थी, खिदमत करना तुम्हारा पेशा है और तुम्हारी औकात भी, मगर इस बार तुमने औकात से बड़ा हाथ मारा है ना। तुम्हें क्या लगा था जो कुछ तुम चाहते हो वो इतनी आसानी से हो जाएगा? मगर मैं अर्श आफरीदी हूँ, शायद तुम्हें मुझे समझने में कोई गलत फहमी हुई थी। वो तनफुर से कहती अपने कानों में पहने आवेजें नोच नोच कर फेंक रही थी। अमन ने मुड़कर एक नजर से देखा। वो जवाब देती ड्रेसिंग टेबल की तरफ अपना रुख फेर चुकी थी। ज्वेलरी नोच कर फेंकते अब वो अपना मेकअप साफ कर रही थी। इंतहाई बेदर्दी से और बेरहमी से अमन को अफसोस हुआ। इसने अभी तक जी भर के अपनी बीवी को दुल्हन के रूप में देखा भी ना था और वो अपना रूप बर्बाद करने पर तुली थी। इस समय मेरा कोई कसूर नहीं है, और वैसे भी आप तो ये चाहती थी ना। अब की बार वो मजबूत अंदाज में बोला था। बेशक वो हैसियत में इससे कम था। अगर वो इसके मालिक की बेटी थी तो वो फैक्ट्री में एक मामूली मैनेजर था, जिसकी तनख्वाह से बामुश्किल इसके घर की रोजी रोटी चलती थी। और वो अर्श आफरीदी थी, जितनी अमन अहमद अली के महीने भर की तनख्वाह थी, इतने पैसों का तो वो एक दफा किसी रेस्टोरेंट में बैठे अपने दोस्तों को खाना खिला देती थी। इसकी नफरत, इसका गुस्सा करना जायज था, मगर नहीं, इतना भी जायज नहीं। ये सब कुछ उसकी अपनी ख्वाहिश थी। अमन अहमद अली ने दरमियानी फासला अबूर किया तो वो तिवरा कर पलटी थी। मैंने कहा ना, दूर रहो, अपनी हद में रहो। बाबा जान ने जज्बात में आकर जो गलत फैसला किया है, बहुत जल्द इन्हें इसका एहसास हो जाएगा और इस वक्त वो तुम्हें धक्के मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देंगे और तलाक के कागजात बनवाने के लिए भी इन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। खड़े खड़े तलाक दिलवाएंगे वो तुमसे। मुझे इसलिए ज्यादा आपे से बाहर होने की जरूरत नहीं है। जा रही हूं मैं यहाँ से। अपने लहंगे को दोनों हाथों से उठाते वो बाथरूम की सिमत पलटी थी और अमन अहमद अली की बर्दाश्त यहीं तक थी। यकलख्त आगे बढ़कर इसने अर्श का बाजू थामकर इसे एक झटके से अपने मुकाबल किया था। खामोश, बिल्कुल खामोश, एक आवाज भी ना सुनाई दे। इसके लबों पर उंगली जमाए वो सख्त अंदाज में बोला था। निगाहें इसके सजे संवरे रूप पर जमी थी। अर्श की आंखों में हल्का सा खौफ उमड़ा, मगर वो अमन को इतनी अहमियत देने के काबिल नहीं थी। दोनों हथेलियों से इसे पीछे की सिमत धक्का देते इसने खुद को छुड़ाना चाहा, मगर जवाबन अमन अहमद अली ने अपनी गिरफ्त मजीद इसके गिर्द सख्त की। हमारी गोल्डन नाइट है, इससे तो खराब मत करें। आप जानती है ना आपके बाबा ने कितनी मोहब्बत से मेरे हाथ में आपका हाथ सौंपा है। इनके पास और कोई चारा जो नहीं था, है ना? इसके अल्फाज की संगीनी महसूस करते अर्श एक पल के लिए काम कर रह गई थी। नीली आंखों में आंसू उतरे। मुझे नफरत है तुमसे, तुम्हारे वजूद से मुझे घिन आती है। मुझे तुम्हें अपने करीब देखकर, मैंने तुमसे कहा है ना,
मुझे हाथ मत लगाओ, अपनी औकात में रहो, समझे। वो बुरी तरह झंझलाई थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर अमन की गिरफ्त अपने गिर्द सख्त पड़ते देखकर बेख्तियार इसकी आंखों में नमी उतरने लगी। क्या सच में ऐसा है? तंजी आवाज में पूछते इसने अर्श का रुख अपनी जानिब मोड़ा था। अर्श को इसकी भारी सांसें अपने चेहरे से टकराती हुई महसूस हुई। आखिर तुम्हें खुशफहमियां किस चीज की हैं? वो सब भूल जाओ, वो सब सिर्फ एक गलती थी। मैंने तुम्हें कहा ना, मेरा और तुम्हारा स्टेटस गैप इतना ज्यादा है कि मैं तुम जैसे शख्स को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो एक दफा फिर फनका रही थी। अहमद अहमद अली के चेहरे पर मौजूद आखिरी नरम तासुर गायब हुआ। इसकी आंखों में बेइंतहा सख्ती उमड़ आई और ये सख्ती इसकी गिरफ्त से जाहिर हुई। अर्श के लबों से एक सिसकी निकली। दुनिया आपकी मर्जी से नहीं चलती मैडम। मैं अमन अहमद अली अब आपसे निकाह कर चुका हूँ। भले आपके बाप की मर्जी से ही सही, मगर कहीं ना कहीं इसमें आपकी मर्जी भी शामिल जरूर थी। अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको 1 माह पहले की वो रात याद दिला देता हूँ जब आप होशो हवास से बेगानी होकर मेरे कमरे में आई थी। याद नहीं? दुपट्टा तक नहीं था आपके वजूद पर। तब तो आपको मेरी कुर्बत बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे कई दफा मना करने के बावजूद क्या किया था आपने? कुछ याद है? वो जैसे इससे जिल्लत की गहराई तक पाताल में धकेल रहा था। अर्श ने बेबसी से अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम इस लायक नहीं हो कि इस दुनिया पर जिंदा रहो। वो फनकारी थी। अहमद अहमद अली के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। फिलहाल तो मेरी बारी है, जब आपको मौका मिले आप भी अपने दाव खेल लेना। इसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करता वो इसके चेहरे पर झुका। अर्श को इससे शदीद नफरत महसूस हुई। एक गलती, सिर्फ एक गलती, इसे इसने नहज तक ले आई थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। क्या समझी थी वो इसे, और वो क्या निकला था? एक मामूली 2 कौड़ी का मुलाजिम आज इसके कमरे में खड़ा था इसका शौहर बनकर। अर्श को अपना आप किसी शिकंजे के अंदर किसा हुआ महसूस हुआ। सिर्फ एक गलती की वजह से अब इस छोटे से मकान में अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी। 2 आंसू इसकी आंखों से टूटकर बिखर गए। मुझे तुमसे शदीद नफरत है, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आंसू के दरमियान वो बामुश्किल बोली थी। अमन ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। वो जवाब देने के मूड में नहीं था, सिर्फ बदला लेने के मूड में था, और सबसे बड़ा बदला तो वो ले ही चुका था। अर्श आफरीदी से शादी करके इसे ब्याह कर अपने घर लाकर वो जो इस शहर की प्रिंसेस थी, इस 7 मरले के छोटे से मकान में अब घुट घुट कर जिंदगी गुजारने वाली थी। सिर्फ और सिर्फ इस एक शख्स की वजह से अर्श की आंखें बंद होने लगी। सारी मज़ाहमत को तर्क करते इसने अपने आप को अंधेरों के हवाले कर दिया। रात सिड़कती रही। अगली सुबह वो जागी तो कमरे में सुबह की रोशनी फैल रही थी। सामने मौजूद खिड़की पर से पर्दे हटाए गए थे। हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अर्श ने बेबसी से अपने पल की बिछी, मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है, प्लीज पर्दे बराबर करो। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? बगैर इसकी तरफ देखे वो फट पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े अमन अली ने मुड़कर इसकी सिमत देखा। इसके लबों पे एक बड़ी भरपूर मुस्कुराहट थी। बालों में ब्रश चलाते इसने अपनी कॉलर शर्ट का आखिरी बटन बंद किया था। जाने मन, सुबह सुबह नहीं है, 10 बज चुके हैं और हर कोई नए दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए बेताब है। एक्चुअली दूल्हा तो कोई इतना वैल्यू नहीं देता, मगर दुल्हन के हसीन चेहरे का सभी दीदार करना चाहते हैं। इसलिए आप उठ जाएं और जाकर कपड़े चेंज कर लें। ये ना हो कि गुजरी रात की निशानियां सब लोग देख लें। इसके अंदाज में शरारत थी या तंज की काट। अर्श का दिल चाहा साथ पड़ा हुआ बड़ा सा गुलदान उठाकर इसके सर पर दे मारे। तुम इंतहाई घटिया शख्स हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा दूंगी। मेरे बारे में जो कुछ तुम समझ रहे हो वो सब तुम्हारी भूल है। जानते नहीं मैं कौन हूं। अपने ऊपर से लहाफ उठाकर पटकते वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। अमन अहमद अली ने मुड़कर इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। मैं जानता हूं आप कौन है। आपका नाम अर्श आफरीदी था, मगर कल रात से आप अर्श अमन अली बन चुके हैं। मेरी बीवी, मेरी मनकूहा। और कल गुजरने वाली इस हसीन रात के बाद आपका एहतजाज कोई मायने नहीं रखता। अर्श को अपने कानों की लुएं बहुत सुलगती हुई महसूस हुई। वो वाज़ेह तौर पर इसका मजाक उड़ा रहा था। एक नफरत भरी निगाह इस पर डालते वो पलट कर वॉशरूम की सिमत बढ़ गई थी। वो चेंज करके बाहर निकली तो वो सोफे पर बैठा चाय के घूंट भर रहा था। नजरें हाथ पर पकड़े हुए मोबाइल पर जमी थी। इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते अर्श ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हेयर ब्रश उठा लिया था। अर्श को महसूस हुआ इसने अपनी जिंदगी जहन्नुम अपने हाथों से बनाई है, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की। क्या चाहते हो तुम? वो सुलगते हुए मुड़ी थी। लहजे में हजारों अंदेशे हलकोड़े ले रहे थे। सोफे पर बैठे अमन अहमद अली ने मोबाइल जेब में डाला और इंतहाई इत्मीनान से मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। जल्द पता चल जाएगा, आप अपने जहन पर इतना बोझ मत डालें। वैसे भी आपको ज्यादा सोचने की आदत नहीं है ना। चेहरे पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट थी, मगर आंखें, इन आंखों में क्या कुछ ना था।
धमकी, गुजरी हुई रात का हवाला, बेबसी से पल के मीर से अर्श का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। क्या हो गया था फिर मुझे इस रात? क्या कर लिया मैंने अपने साथ? काश वक्त वापस आ जाए, काश वो पछता रही थी, गुजरे वक्त को कोस रही थी, मगर ना तो वक्त वापस आने वाला था और ना ही आने वाले वक्त को बदलने वाली थी। सीढ़ियां चढ़कर कोई ऊपर आ रहा था। गहरी सांस लेते अर्श ने बामुश्किल खुद पर काबू पाया और बालों में हेयर ब्रश फेरने लगी थी। घर में सभी लोग इसके आने से खुश थे। अमन अहमद अली की छोटी सी फैमिली इसके ऊपर वारी सदके जा रही थी। इतनी हसीन बहू मिली है तुम्हें हुमैरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इतने अमीर खानदान ने अपनी लड़की कैसे दे दी तुम्हें? एक पड़ोसन हसद भरी निगाह से अमन के वालदा से सवाल कर रही थी। इन्होंने मोहब्बत भरी नजर सामने बैठी अर्श पर डाली, जो भारी कामदार दुपट्टा सर पर ओढ़े बुरी तरह से झिंझला रही थी, मगर चेहरे के तासुरात छुपाए खुद पर जब्त किए बैठी थी। बेशक हमारी दुल्हन बहुत प्यारी है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, मगर मेरा अमल भी तो किसी से कम नहीं नजर भरकर देखा नहीं जाता, हुमैरा बेगम ने कहा था। आसपास मौजूद सभी खवातीन सर हिलाने लगी थी। अर्श अंदर तक सुलग उठी। हाँ, इसी शक्ल सूरत का फायदा उठाते हैं मोहतरम, और ऐसा बदला लूंगी कि कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगा। वो सुलग रही थी, कलस रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि अंदर जाकर अमन का खात्मा कर दे, मगर वो बेबस थी। अमन ने बदला ही इससे ऐसा लिया था। जाओ बेटी, तुम अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम कर लो, ये रिश्तेदार तो सारा दिन ही आते रहेंगे, खामखा तुम्हें परेशान करेंगे। हुमैरा बेगम ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखा तो वो शुक्र का सांस लेती पलट कर अपने कमरे में आई थी। घर छोटा था मगर इतना बड़ा भी नहीं था। इंतहाई सलीके से तामीर शुदा घर की इकलौती फर्द थी। बाकी सिर्फ रिश्तेदार ही थे जब मिलने के लिए आए थे और अब वक्तन फोक्तन रुखसत हो रहे थे। कमरे में आते इसे सर पर ओढ़ा हुआ आंचल उतारकर बेड पर पटका और अपना मोबाइल ढूंढने लगी थी। इसे याद था कि कल रुखसती के वक्त इसने ध्यान से अपना मोबाइल अपने क्लच में डाला था। यही एक वाहिद सहारा था जिसके सहारे अब इसे यहाँ से निकलना था। मोबाइल इसे साइड टेबल पर चार्जिंग लगा हुआ मिला। बुरा ख्याल आ रहा है मोहतरम, आपको मेरा यकीनन मेरे बाप से मजीद कुछ दौलत हथियानी होगी, इसलिए इससे पता था रात अमन ने ही इसका मोबाइल चार्ज पर लगाया होगा। मोबाइल की पिन निकालते इसने अरमगान आफरीदी का नंबर डायल किया। अरे कैसी है मेरी बेटी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब तुम्हारी माँ तो जिंदा है नहीं कि तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आए, और मुझे इन औरतों की रस्म और रवाज का कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने हॉल में एक शानदार डिनर अरेंज कर लिया है। अमन को भी फोन करके बता दिया है, शाम तक तुम दोनों तैयार होकर पहुंच जाना। वो इंतहाई खुशदिली से कह रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्श अंदर तक सुलग कर रह गई। आपने ये सब कुछ क्यों किया है डैड? क्यों किया आपने मेरी अमन के साथ शादी? वो सिर्फ आपकी कंपनी में एक मुलाजिम, एक मैनेजर। क्या आपको लगता है कि मैं इसके साथ खुश रहूंगी? और जैसे फट पड़ी थी। फोन की दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मैंने तुमसे कहा था ना अर्श के इस बारे में दोबारा मुझसे सवाल मत करना। तुम्हारी भलाई इसमें है कि अमन के साथ अब तुम खुश रहो। मैं तो शुक्रगुजार हूं इस लड़के का जिसने तुम्हें कबूल किया है, वरना क्या मैं नहीं जानता कि तुमने इस रात क्या गुल खिलाया था। इनकी पथरीली सख्त आवाज अर्श के कानों से टकराई तो वो जैसे साकित रह गई थी। फोन इसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। वो एक रात ये बाज़गश्त इसे चारों तरफ सुनाई देने लगी। मंजर बदल गया। ठंडा पुरसकून कमरा बदल कर इस स्याह रात में ढल गया जब इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। मगर इस रात से भी बहुत पहले ये कहानी तो तब शुरू हुई थी जब एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ अपने कमरे के टेरेस पर खड़ी थी। दोस्तें भी इसी के जैसी थी, अमीर, मगरूर और अपने वालिदैन की लाडली। जब भी घर के खुले दरवाजों से कोई दाखिला हुआ, ब्लैक कलर की जीन्स के ऊपर कॉलर वाली शर्ट पहने जिसकी आस्तीन को कोहनियों तक फोल्ड की गई थी, वो दराज कर था और हैंडसम इतना कि अर्श समेत इसकी सारी सहेलियां यक तक इसकी तरफ देखती रह गई। अरे यार, ये कौन है तुम्हारा? कोई कजन है क्या? इतना हैंडसम लड़का घर में छुपा कर रखा है। लाइबा ने इसके कंधे पर झुकते हुए कहा। जवाबन अर्श ने बेजारी से अपना सर झटका। डैड की कंपनी में काम करता है, डैड को ज्यादा ही भरोसा करते हैं इस पर। अक्सर ये डैड के डॉक्यूमेंट्स लेकर घर आता रहता है, तो एक मामूली सा मैनेजर, लेकिन इसकी अक्कर तो देखो, सीधे मुंह बात तक नहीं करता। और इसके अंदाज में अजीब सी उलझन थी। सहेलियों ने मायनी खेज नजरों से इसे देखा। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्या तुमने बात करने की कोशिश की थी? लगता है इसने तुम्हें घास नहीं डाली। लाइबा ने जैसे इसकी दुखती रग पर हाथ रखा था वो तड़प कर मुड़ी। शक्ल देखी इसने अपनी। मैं क्यों इससे मुंह लगाऊंगी? हटो यहाँ से, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम लोग भी अब अपने घर जाओ। वो तनफन करती अपने कमरे में चली गई और बाकी सहेलियां मुंह बनाते हुए पलटकर सीढ़ियां उतरती चली गई। समझता क्या अपने आपको? आखिर मुझे देखकर एटीट्यूड दिखाता है, यूं जाहिर करते जैसे इससे मुझ में कोई नजर कुछ दिखाई नहीं देता। वो पलटकर आईने के सामने खड़ी हो गई थी। सुर्ख सफेद रंगत, उठी हुई नाक, झील जैसी नीली आंखें, लबों का खूबसूरत कटाव और कमर तकाते रेशमी बाल। वो हुस्न का परतोखो थी ही, इसमें कोई कमी नहीं थी। लड़के तो इसकी तवज्जो हासिल करने के लिए तड़पते थे।
और एक वो था जिसने पहली नजर में ही अर्श को अपनी जानिब मतवज्जो किया था। अर्श को याद आया जब इसने कुछ रोज पहले पहली दफा अमन से बात करने की कोशिश की थी तो इसने किस कदर रुखाई से अर्श का जवाब दिया था, मैं आपका नहीं आपके डैड का मुलाजिम हूँ, आपके जो भी सवाल करना है अपने डैड से कर लीजिएगा। वो तब से सुलग रही थी, जरा सा लिफ्ट क्या करवा दी, अपने आप को न जाने क्या समझने लगा है, मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं। वो पलट कर कंबल ओढ़ कर लेट गई थी। ये और बात के रात देर तक इसे नींद ना आई, न जाने कैसे इसने साइड में रखा मोबाइल उठाया और फेसबुक पर इसके प्रोफाइल सर्च करते कितनी देर तक इसकी तस्वीरें देखती रही। इसका ड्रेसिंग सेंस कमाल का था। वो गजब की अंग्रेजी बोलता था, लगता नहीं था कि वो एक मैनेजर है, लगता था न जाने कितने बड़े बड़े बिजनेस चला रहा है। रात के 3 बजे तो मुंह बनाते हुए अर्श ने फोन वापस कर दिया। अगली सुबह कॉलेज में एग्जाम था, वो छुट्टी नहीं कर सकती थी। ये इससे 2 दिन बाद की बात थी जब ऐसे वो अपना सामान उठाकर कोठी में दाखिल होता दिखाई दिया। ये क्यों आया है यहाँ पर? डैड, ये तो आपकी कंपनी का कोई मुलाजिम है ना? धड़कते दिल को संभालते इसने बज़ाहिर अपने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए अरमगान अफरीदी से पूछा था, जो इसके साथ ही अंदरूनी दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। हाँ, दरअसल मैंने इसे अपनी एनेक्सी में रहने की ऑफर की है, मेरे बहुत काम आता है और बहुत भरोसामंद लड़का है। इसके घर से ऑफिस दूर पड़ता है, मैनेजर की पोस्ट पर है ना, मैं सोच रहा हूँ इसे तरक्की देकर जीएम बना दूं। वो मोहब्बत भरे लहजे में कह रहे थे। अर्श सरतापा सुलग उठी, मेरे बाप पर जादू कर दिया अपनी अकड़ दिखा दिखा कर। डैड को लगता होगा बड़ा ही कोई गैरतमंद है, अंदर से ये भी दौलत का प्यासा ही होगा। वो रुक मोड़ कर अंदर अपने कमरे में चली गई थी। ये और बात के कमरे में जाते वो टेरेस पर निकल आई और फिर बड़ी ही देर तक वो एनेक्सी पर नजर जुमाए खड़ी रही थी, जहां वो अपना सामान तरतीब से रख रहा था। सामान रखते हुए बड़े मौदबाना अंदाज में आकर अरमगान अफरीदी से मिला था। इसके अंदाज में आजिज़ानापन जरूर था, मगर वो कहीं से भी मुतासर नहीं लग रहा था, जैसे ये कोठी और यहाँ की दौलत इसके लिए कोई मायने न रखती हो। गहरी सांस लेकर वो पलट कर अंदर कमरे में चली गई थी। अगला दिन आम से ही था, कुछ खास फर्क ना था। मरिया इसे पिक करने के लिए अपनी गाड़ी में आई। अरे, ये तो तुम्हारे घर से निकल रहा है, आज कहीं तुमने इसके साथ शादी तो नहीं कर ली? इतना हैंडसम लड़का, हाय अल्लाह, काश मेरा दूल्हा होता। मदिया की आवाज पर अर्श गाड़ी का दरवाजा खोलती चौंकी। मुड़कर देखने पर इसे पता चला शायद वो भी ऑफिस के लिए निकल रहा था। कोठी के बड़े से गेट में से इसकी छोटी सी गाड़ी इस शान से निकल रही थी कि चौकीदार ने दोनों दरवाजों को पूरा खोल रखा था। अर्श का दिल जोर से धड़का। ड्राइविंग सीट पर बैठे अमन अहमद अली ने डार्क ब्राउन कलर की शर्ट पहन रखी थी, जिसमें इसकी सफेद रंगत नुमाया हो रही थी। उठी हुई नाक और माथे पर गिरते बाल, जिन्हें वो एक हाथ से संवारने की कोशिश कर रहा था। लगता था वो लेट हो गया है। कहाँ खो गई मैडम? बैठ भी जाओ, गाड़ी में हमारा टेस्ट है। चला गया तुम्हारा हीरो? मदीना ने कहा था। वो हल्की सी शर्मिंदा होती हुई गाड़ी में बैठ गई। बेख्तियार वो अपनी हुलियत के मुतल्लिक कॉन्शियस हो गई थी। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? इसे साथ बैठी मदिया से पूछा तो इसने गाड़ी चलाते हुए पलटकर अर्श को देखा। हाँ, अच्छी लग रही हो, ये पर्पल कलर का ड्रेस नया लिया तुमने, अच्छा लग रहा है। मदिया की बात पर भी इसके दिल को इत्मीनान नहीं हुआ था। बैक व्यू मिरर को अपनी तरफ करते इसने अपना जायजा लिया। इसकी रंगत में हमेशा की तरह गुलाबियां खुलती हुई नजर आ रही थी। वो हसीन थी तो फिर इसने मुझे पलट कर देखा क्यों नहीं? पूरे रास्ते इसके जहन में यही सवाल गर्दिश करता रहा। अमन अहमद अली इसकी सोचों पर सवार हो गया था। वो इसे पलट कर नहीं देखता था, इससे बात नहीं करता था। हालांकि अर्श जैसी लड़की तो किस्मत वालों के लिए इंतजार में खड़ी होती थी। वो सामने खड़ी होती तब भी वो इसे एक नजर डाले बगैर पलट कर एनेक्सी में चला जाता। तुम आखिर इससे बात क्यों नहीं करती? तुम कौन सा कोई मिडिल क्लास लड़की हो जो यूं शर्मा रही हो? साफ दिख रहा है तुम्हारी आंखों में कि तुम इसके लिए मर मिट चुकी हो। मदिहा ने इत्मीनान से इसके दुखते दिल पर पांव रखा तो वो घबरा कर अपना रुख फेर गई थी। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इतने अकड़ और घमंडी शख्स को तो मैं घास में न डालूं, वो जैसे चिढ़कर बोली थी। मदिहा ने दिलचस्पी से इसकी तरफ देखा। अर्श तो मुसलसल इसकी बातें करती रहती और आज सुबह भी जब तक वो अपनी गाड़ी लेकर निकल नहीं गया था तब तक तुम वहीं खड़ी किसी बुद्ध की तरह इसे देखती रही थी। कमान यार, अगर तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है तो तुम इसे खुद ही बता दो। हो सकता है कि वो तुम्हारी दौलत की वजह से मरूब होता हो, तुम्हें बता ना सकता हो। मदिहा ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। दिल एक अजीब ही अंदाज में धड़कने लगा। ये बात सच थी कि अमन ने इसे मुतासर किया था। जिस तरह से वो अपने आप में मगन रहता था, अर्श बिला वजह ही इसके मुतालिक सोचने पर मजबूर हो ही जा रही थी। मैं इससे क्या बात करूंगी? भला वो यकदम मदिहा से मुड़कर पूछने लगी थी। मदिहा मुस्कुरा दी। आखिर को वो एक मर्द ही है, तुम्हें पता है ना मर्दों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? एक लड़की, एक हसीन लड़की, और तुम इतनी हसीन हो कि अगर इसने तुम्हें अपने करीब देख लिया, जब आस पास कोई ना हो तो यकीनन अपने दिल की बात कह देगा।
मेरी मानो तो तुम ये मौका जाया मत करो। तुम्हारे डैड का मुलाजिम है तो अपने डैड से कहकर इसे किसी अच्छी पोस्ट पर रखो, आ सकती हो। वैसे भी मेरा तो यही मानना है कि जो दिल कहे वही करना चाहिए। इत्मीनान से मदिया अपने बालों में उंगलियां चलाने लगी थी। वो अमीर बाप की बेटी थी, उसके लिए कुछ भी मुमकिन ना था और नामुमकिन तो कुछ भी अर्श के लिए भी ना था। मदिया की बात पर वो सोचने पर मजबूर जरूर हो गई, मगर इसने कोई रजामंदी जाहिर न की। इस शाम जब वो घर वापस आई तो आसमान पर गहरे काले बादल नमोदार हो रहे थे। यूं लगता था आज छाजों छाज मीना बरसने वाला है। कोठी में गैर मामूली खामोशी थी। डैड कहाँ है? इसने किचन में काम करती मुलाजमा से पूछा तो वो पलट कर बोली, साहब दूसरे शहर काम से गए हैं, बताकर गए थे कि वो अब कल सुबह ही वापस आ सकेंगे क्योंकि मौसम खराब है। मैं आपको बता दूं, वो सर हिलाते हुए पलट कर अपने कमरे में चली आई थी। घर के आधे से ज्यादा मुलाजिम छुट्टी पर थे, सिर्फ यही एक मुलाजमा थी जो किचन में खाना पका रही थी। वो कमरे में आकर लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ गई। रात 8 बजे तक कोठी में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा छा गया था। सिर्फ एक ही आवाज थी, बाहर बरसती बारिश की आवाज। आज तो लगता है ऐसे बारिश बरस रही है जैसे आसमान से सारा पानी बहकर नीचे आ जाएगा। खिड़की से आसमान को देखते इसने दहल कर सोचा था, ऐसे मौसम में इससे खौफ आया करता था। डैड को भी आज ही जाना था। इसे झुंझलाहट सी हुई, खाना भी नहीं खाया था और अब इसे भूख भी लग रही थी। आहिस्ते से अपने कमरे का दरवाजा खोलते वो नीचे चली आई। घर में कोई था ही नहीं, सो इसने दुपट्टा लेने की जरूरत महसूस नहीं की। कोठी की एका दुक्का बत्तियां रोशन थी। मुलाजिम अपने क्वार्टर में जा चुके थे। डैड अभी तक वापस नहीं आए थे। पूरी कोठी में बस वो अकेली थी। अर्श को डर सा महसूस हुआ। किचन में आकर अपने लिए खाना निकालते वो पलटने वाली थी जब अचानक उसकी निगाह किचन की खिड़की से होते हुए नेक्सी पर पड़ी, जिसकी कुछ लाइटें रोशन थी। अर्श का दिल जोर से धड़का। मदिया की बातें जहन में गूंजने लगी। अगर इसे अमन से कोई बात करनी थी तो आज मौका अच्छा था। वैसे तो वो हर वक्त डैड के आसपास ही नजर आता था। आज तो डैड भी घर पर नहीं था और मुलाजमीन भी छुट्टी पर थे। चौकीदार इस बरसती बारिश में अपनी कोठरी के अंदर बैठा होगा, देखने वाला कोई न था। खाना वापस स्लेब पर रख दिया और वो पुरसोच अंदाज में किचन से बाहर निकल आई। दिल जोरों से धड़क रहा था, जाऊं या ना जाऊं, मगर असली एतमाद खौफ पर हावी हो गया। मैं इससे डर क्यों नहीं हूं? जाहिर सी बात है, अगर मुझे इससे बात करनी है तो वहां जाना तो पड़ेगा। अमन का सरापा आंखों के सामने लहराया तो दिल कड़ा करते वो बाहर लॉन में निकल आई थी। एनेक्सी तक जाने के लिए लॉन पार करना जरूरी था। ठंडी बारिश की बूंदें इसके वजूद से टकराई तो अर्श के वजूद में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। बेख्तियारी इसने कदमों की रफ्तार तेज की। अनेक्सी तक पहुंचते पहुंचते वो दौड़ने लगी थी, मगर इतनी सी देर वहीं बारिश ने इसे मुकम्मल तौर पर भिगो दिया था। शुक्र था बिजली नहीं कड़क रही थी, वरना खौफ से बुरा हाल हो जाता। अनेक्सी का मेन दरवाजा लॉक नहीं था। आहिस्ते से इसे धकेलते वो अंदर चली। यहाँ तक तो वो आ गई थी, मगर अब इसे झिझक हो रही थी। किस नाम से पुकारे, इससे क्या कहकर बुलाए? पहले तो कभी इन दोनों का आमना सामना तक नहीं हुआ था। वो यूं ही दबे कदमों चलती अनेक्सी के छोटे से लाउंज को अबूर करती अंदर चली आई थी। यहाँ बेडरूम था। बेडरूम का दरवाजा खुला था। अर्श की निगाह अंदर तक गई, जहाँ नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी में मंजर दिखाई दे रहा था। वो गहरी नींद सो रहा था। शर्ट से बेनियाज लहाफ को दिखाई दे रहा था। अपने गिर्द हल्का सा लपेटे वो औंधे मुंह लेटा था। अर्श ने बेख्तियार अपनी निगाह चुराई। वो इतनी भरपूर जिसामत का मालिक था, इस बात का इसे अंदाजा ना था। क्या करूं? वापस चली जाऊं? वो बेख्तियार ही अपनी उंगलियां मसलने लगी थी। दिल की धड़कन इससे कानों तक सुनाई दे रही थी। नहीं, अब यहाँ तक आ गई हूं तो बात करके ही जाऊंगी। मैं पूछूंगी कि आखिर इससे मुझसे मसला क्या है, क्यों ये मेरी तरफ देखता तक नहीं था, और हो सकता है मेरे कहने से पहले वो इज़हार मोहब्बत कर दे। वो बेख्तियार ही तेजी से चलकर बेड के नजदीक आई थी। अमन की सांसें कमरे में गूंज रही थी। अगर इस लम्हे वो आईने में अपने आप को देख लेती तो फौरन वापस पलट जाती। भीगा हुआ लिबास जिस्म के साथ चिपका हुआ था और वो दुपट्टे से बेनियाज थी। चंद कदम चलकर वो बेड के इस तरफ आकर खड़ी हो गई जहां वो सो रहा था। सोते हुए भी इसकी वजह में कोई कमी नहीं आई। वो गहरी नींद में थी। मुझे वापस जाना चाहिए। हर्ष को अपने आप पर शर्मिंदगी सी हुई। वो पलटना चाहती थी, मगर ऐन इसी लम्हे बिजली जोर से कड़की। बेख्तियारी में इसके लबों से चीख निकल गई, मगर सिर्फ चीख नहीं, वो खुद भी लड़खड़ाकर धराम से बेड पर गिरी। बेखबर सोए अमन अहमद अली ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। बिजली एक दफा फिर कड़की और ये ताबूत में कील साबित हुई, जो वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी। एकदम घबरा कर उठते हुए अमन अहमद अली से लपट गई। वो तो पहले हैरान था, एकदम शिशद रह गया। कौन है, कौन है यहाँ? वो बेख्तियार बोला था, मगर वो अपने लरजते वजूद को संभालते कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं थी। अर्श तुम हो? वो जैसे बेयकीन अंदाज में पूछ रहा था।
हाँ मैं, मुझे कुछ बात करनी थी, वो लड़खड़ाए हुए लहजे में बोली थी। अमन का दिमाग बुरी तरह से घुमा। रात के इस पहर वो तन्हाई में इसके कमरे में इसके बेड पर मौजूद थी। इसके भीगे हुए लिबास और जिस्म की नरमी वो महसूस कर सकता था। वो बेख्तियार इससे लिपट गई थी, मगर अब सिमट कर पीछे होने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रात के इस पहर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लो। समझ नहीं आती तुम जैसी लड़कियों का मसला क्या है। समझती क्या हो अपने आप को? तुम एक झटके से बेड से नीचे धकेलते वो खुद भी नीचे उतरकर खड़ा हो गया था। अर्श को इसके अल्फाजों ने जिल्लत की गहराइयों में धकेल दिया। अमन ने पलटकर लाइट ऑन कर दी थी और लाइट ऑन होते ही जो मंजर अर्श को नजर आया, इसका जी चाहा वो डूब कर मरे। वो मुकम्मल तौर पर भीगी हुई इसके सामने खड़ी थी और वो शर्टलेस चंद कदमों के फासले पर खड़ा खतरनाक तेवरों से इसे घूर रहा था। यकीन नहीं आता कि अरमगान साहब की बेटी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। क्यों तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है? इतनी बिकाऊ हो तुम कि रात के इस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए यहाँ चली आई हो? या फिर मैं ये समझूं कि तुम्हारे पास खोने लायक कुछ है ही नहीं? अमन की आवाज में गहरी काट उतर आई थी। अर्श की आंखों में आंसू उतरे। खामोश हो जाओ, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने आई हूँ। कि आखिर तुम मुझे तो इग्नोर क्यों करते हो? वो बामुश्किल बोली थी। हकीकत तो ये थी कि इसे अब अपनी बात ही भूलने लगी थी। वो सख्त शर्मिंदगी में डूबी हुई थी। दोनों बाजुओं को खुद पर लपेटते इसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की। अम्मा ने एक तंजिया निगाह इस पर डाली। हाँ मुझे नजर आ रहा है तुम कौन सी बात करने आई थी, और इस बात को करने के लिए बहुत मुनासिब मौका ढूंढा तुमने जब तुम्हारे डैड इस घर में नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, यहाँ से चली जाओ। तुम जैसी लड़कियों को अगर अपनी इज्जत की परवाह नहीं, मगर मुझे है। मैं अरमान साहब की नजरों में एक बदकिरदार आदमी नहीं बनना चाहता, और अगर तुम नहीं जा रही तो मैं चला जाता हूँ। कुर्सी पर पड़ी अपनी शर्ट खींचकर वो तेजी से कमरे से बाहर की सिमत निकल गया था, और अर्श को यूं लगा जैसे वो कभी यहाँ से हिल भी नहीं पाएगी। न जाने वो बाहर निकल कर कहाँ गया, मगर अर्श तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। न जाने कितनी देर गुजरी जब होश आने पर वो अंधाधुंध भागते हुए अनेक्सी से बाहर निकली थी, और अनेक्सी से बाहर कदम रखते ही इसके सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। बिल्कुल सामने गैराज में सरमगान अफरीदी बाहर निकल रहे थे। वो अभी अभी वापस लौटे थे। इनकी पथरीली निगाहें अनेक्सी पर जमी थी। इनके साथ वही खड़ा था। अमन अपनी खुली शर्ट के बटन बंद करते वो इन्हें तेज तेज कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, और अरमगान अफरीदी ने पलटकर एक सर्द निगाह अमन पर डाली और फिर रुख मोड़कर भीगती हुई अर्श को देखा। बिजली एक दफा फिर कड़की और अर्श को इनकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो बाप की नजरों में गिर चुकी थी। वो जानती थी घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। अनेक्सी में भी इन दोनों ने कुछ गलत नहीं किया, इस बात का सबूत तो वो बाप को दे देगी। लेकिन रात के इस पहर वो अपनी मर्जी से अनेक्सी में गई थी, ये बात वो बाप से कैसे छुपाएगी? इसके पास वहां से हट जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था। मरे मरे कदमों से चलते वो वापस अपने कमरे में आ गई थी। पता नहीं इसने कुछ पाया था या नहीं। हाँ, मगर वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दबा कर इस कमरे में वापस आई थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फुट फुट कर रोने लगी। अमन ने आज उसकी इतनी तौहीन की थी कि वो सालों तक नहीं भूल सकती थी। वो चेहरा जिसे चुपके चुपके वो अपना मानने लगी थी, आज इसने अर्श को सातवें आसमान से धक्का दे दिया था। पूरी रात बाहर बारिश बरसती रही और वो कमरे में अपनी जिल्लत और रोती रही। इससे कपड़े तक ना बदले। पता नहीं अमन और मकान अफरीदी के दरमियान क्या बात हुई थी, मगर दोबारा इसके कमरे में कोई नहीं आया था, और वो यूं ही भीगे लिबास में सुबह तक रोती रही। और नतीजा तवक्को के मुताबिक था। वो सुबह तक बुखार में फनक रही थी। मुलाजमा कमरे में आई तो उसे बुखार में झुलसता देखकर उल्टे कदमों वापस गई थी, और ऐसा जिंदगी में पहली दफा हुआ था कि इसके बुखार की इत्तला दिए जाने के बावजूद अरमगान अफरीदी कमरे में वापस नहीं आए थे। जान छिड़कने वाले बाप की नफरत और बेइत्मीनाई अर्श के लिए सहना मुश्किल था। एक हफ्ते तक वो यूं ही कमरे में बंद रही थी, और इस पूरे एक हफ्ते के दौरान अरमगान अफरीदी इसके कमरे में नहीं आए थे। क्या मुसीबत है? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो डैड मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं? ये सब कुछ इसी अमन की वजह से हुआ है। समझता क्या है आखिर वो खुद को? जी चाहता है जान से मार दो। मेरा घर है और मैं ही अपने कमरे में छुपी बैठी हूँ, और वो पूरे घर में दंदनाता फिर रहा है। नफरत इसके रोए रोए में उतर रही थी, और साथ ही मिस की बर्दाश्त खत्म हो गई। इसने मदिया को फोन किया। वो इससे पैक करके अपना नया ड्रेस निकालकर पहनते रेडी हुई। इसने फैसला कर लिया था कि वो 2 कौड़ी के मुलाजिम को अपने हवास पर सवार नहीं होने देगी। अपना बैग लेकर वो सीढ़ियां उतरते नीचे आई जब इससे अपने पीछे अरमगान अफरीदी की आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रही हो? अर्श मेरी बात सुनो। आवाज गैर मामूली तौर पर नरम थी। वो हैरान होते हुए पलटी। इससे खुशगवार सी हैरत हुई थी। अरमगान अफरीदी बिल्कुल पहले की तरह इससे बात कर रहे थे। नाश्ता के बगैर जाना अच्छा नहीं होता। आ जाओ यहाँ बैठो। वो नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। इन्होंने अर्श को भी बुला लिया। वो हैरान होते हुए इनके पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। डैड मुझे आपको कुछ बताना है। दरअसल इस रात वो इनकी कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी, मगर इसकी बात काट कर वो इत्मीनान से बोले, छोड़ो पुरानी बातों को, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
ये देखो कार्ड, तुम्हारी शादी का है, डिजाइन अच्छा है, चेंज करवा दूं? इंतहाई इत्मीनान से अपने साथ रखा कार्ड इन्होंने अर्श के सामने किया। इससे एक जोरदार झटका लगा। मेरी शादी? मगर किससे? वो दंग रह गई थी। बेख्तियार सुनहरे रंग का कार्ड उठाकर खोलते उससे नाम पढ़ा। इसके नाम के साथ अमन अहमद अली का नाम दर्ज था। कार्ड इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। ये कैसा मजाक है डैड? मेरी शादी अमन के साथ? वो कुर्सी घसीट कर उठ खड़ी हुई, आंखें बेयकीनी से लबरेज ली। हाँ, तुम्हारी शादी अमन के साथ 2 दिन बाद की डेट फिक्स करती है। मैंने सारे इंतजामात हो चुके हैं, मैंने मेहमानों को दावत भी दे दी है। तुम आजकल कॉलेज आ रही हो तो छुट्टियों की दरख्वास्त दे देना, वरना इसकी भी कोई जरूरत नहीं। अगर अमन चाहे तो तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना, वरना मुझे तो कोई एतराज नहीं। वो नेपकिन से हाथ साफ करते उठ खड़ी हुई। शादी के लिए कैसा जोड़ा चाहिए तुम्हें? बता देना। वैसे मैंने शहर की सबसे महंगी डिजाइनर को कह दिया कि वो खुद आकर तुम्हें अपनी सारी कलेक्शन दिखा दे। और हाँ, मुझे शादी में कोई बदमस्की नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? आखिर में इन्होंने उंगली उठाकर इससे गोया धमकी दी थी। बाप की आंखों में ऐसी सर्द मेहरी इसने पहली दफा देखी थी। वो बर्फ का मुजस्मा बनकर वहीं खड़ी रह गई। कॉलेज जाने का ख्याल ही जहन से निकल गया। इसका जी चाह रहा था कि वो दुनिया की हर चीज तहस नहस कर दे, और इसने ऐसा ही किया, मगर सिर्फ अपने कमरे की चीजों को तोड़कर। शाम तक वो निढाल हो चुकी थी, मगर अरमगान अफरीदी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर में शादी के हंगामे जाग गए। वो इसका मुंह तोड़ दूंगी, आखिर खुद को समझता क्या है? वो अपने आप से उलझ रही थी, मगर अमन इसे नजर आता था। खानदान की बड़ी बूढ़ियां घर में जमा हो गईं, कजन सहेलियां सब आ गईं, तो इसका कमरे से निकलना ही महदूद हो गया। मेहंदी की रस्म हुई और अगली रोज शादी भी। इसे यकीन नहीं आता था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। आखिर वो कुछ कहता क्यों नहीं था? इस रोज तो बड़े दावे कर रहा था कि इससे मुझे जैसी लड़कियां पसंद नहीं, बिकाऊ मालूम, क्या इज्जत करेगा मेरी? आखिर डैड को हो क्या गया? वो अपने आप से उलझती रही, सुलगती रही, मगर निकाह नामे पर दस्तखत करते वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तो ये थी तुम्हारी गेम प्लान अमन अहमद अली, मुझे मेरे बाप की नजरों में गिरा कर मुझे हासिल करना, ताकि हमेशा तुम इस पर हावी रहो, मगर मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। इससे अमन के कमरे में सजी हुई सेज के दरमियान बिठाया गया तो इससे फैसला कर लिया था, मगर अंदर आकर जो कुछ इसने किया था, अर्श को समझ आ गई थी कि यह मुकाबला इतना आसान नहीं था। हल्की सी चिड़चिड़ाहट से कमरे का दरवाजा खुला तो वो चौंक कर मुड़ी। अमन अंदर दाखिल हो रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी। तुम रेडी नहीं हुई? घर वाले तो सब तैयार होकर चले भी गए, दूल्हा और दुल्हन अभी तक यही है। वो धीरे से कहता हुआ अंदर आया। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। खड़े होते भी मुझे शर्म महसूस होती है, तो मेरे कैलिबर के नहीं हो, जैसे चिढ़कर बोली थी। अमन ने मुड़कर एक निगाह इस पर डाली जब बेताबी से अपने नाखून कुतर रही थी। इसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कान बिखर गई। ये पहन लेना, ये तुम्हारे वलीमे के ड्रेस के लिए अम्मी जान ने रेडी किया था। हो सकता है ये तुम्हारे स्टेटस के मुताबिक ना हो, मगर इन्होंने बहुत चाव से बनवाया। इंतहाई शानदार जरदोजी के काम से लबरेज जोड़ा बेड पर रखते हुए वो पलट कर वॉशरूम चला गया। जिस वक्त वो बाहर निकला, इसने बेख्तियार अपनी निगाह चुराई। वो बेहद हैंडसम लग रहा था। डिनर सूट में इसका सरापा निखर कर सामने आ रहा था, और इसने चिंचिलाकर अपने साथ पड़े मोबाइल को देखा, जिस पर मुसलसल अरमगान अफरीदी की कॉल आ रही थी। यकीनन सारे मेहमान जमा हो चुके थे और अब इन्हें हॉल में पहुंचना था। ना चाहते हुए भी वोट कर तैयार होने लगी थी। खानों में आवेजा डालते इससे किसी की नजरों का इल्तकास महसूस हुआ तो इसने पलट कर देखा। इसे सोफे पर बैठा इससे देख रहे थे। ये आज की तकरीब के पैसे भी मेरे बाप ने भरे होंगे। वैसे वलीमा दूल्हे वालों की तरफ से होता है। शादी करने का इतना शौक था तो शादी की रस्मों को भी समझ लेते। वो तंज की गहरी काट के साथ बोली थी। अमन के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट बिखर गई। तुम्हें किसने कहा कि पैसे तुम्हारे डैड दे रहे हैं? मैंने ने कहा है कि मेरे आने वाले 4 महीने की सैलरी काट लें। तो जिस हॉल को इन्होंने सेलेक्ट करके सारे मेहमानों को दावत दी है, इसका किराया अदा हो जाएगा। अब मैं गरीब आदमी उतना ही कर सकता हूँ ना? वो इंतहाई आजिज़ी से बोला था। अर्श अंदर तक सुलग कर गए। जिंदगी बर्बाद कर दी इस शख्स ने। मेरी पता नहीं क्या सोचकर मेरे साथ इसके कमरे में गई थी। दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। वो दोनों साथ साथ ही कमरे से बाहर निकले। सारे मेहमान जा चुके थे। जिस वक्त वो दोनों हॉल में पहुंचे, अरमगान अफरीदी ने बड़ी खुशदिली से इनका इस्तकबाल किया। अर्श को कहीं से महसूस ना हुआ कि वो इस पर गुस्सा है या इन्होंने इससे कोई बदला लिया है। भाई बड़ा चुनकर दामाद लिया आपने, इंतहाई मेहनती है। मुझे तो यकीन नहीं आता इसने तुम्हारी कंपनी में नौकरी करने के साथ साथ अपना स्टार्टअप भी शुरू कर लिया। इस काबिल लड़के के आजकल मिलते कहाँ हैं? ये अरमगान अफरीदी के बिजनेस पार्टनर की आवाज थी। अर्श को सुनकर हैरत सी हुई। न जाने कितने लोगों को बेवकूफ बना रखा है इस शख्स ने। वो चिढ़कर रुख फेर कर खड़ी हो गई। तकरीब चलती रही, मेहमान रुखसत होते रहे। वो यूं ही खुशदिली से सबसे मिलता रहा। सर उठाकर यही तो बात की थी इसकी, जिसने अर्श को मजबूर किया, मगर अब वो इसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तकरीब खत्म हुई तो वो इसकी तरफ आया। मुझे नेक्सी में से अपना कुछ सामान लेना है और तुम्हारे डैड के घर के होते हुए जाएंगे। वो इसे कहकर आगे बढ़ गया। वो सरताप से लोग उठी और मजीद
कोई दौलत समेट नहीं होगी मेरे डैड के घर से। अब पता नहीं किस बात का इरादा है। इतना बड़ा घर मौजूद है फिर भी हमारी एनेक्सी में रहता था। जानबूझकर चिढ़कर इसके पीछे पीछे बाहर निकल आई। फिलहाल बदला लेने का वक्त नहीं था। गाड़ी में इसके बराबर बैठते वो खामोशी से रुख फेर कर देखने लगी। जिस वक्त वो लोग घर में दाखिल हुए, अफरीदी इन्हें मिलकर अपने कमरे में चले गए थे। वो एनेक्सी में आकर अपना सामान एक सूटकेस में रखने लगा। वो चिढ़कर दाएं बाएं देख रही थी। और कितना वक्त लगेगा तुम्हें? मैं थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। इसके झुंझुलाते हुए अंदाज में बोलने पर वो बेख्तियार मुड़ा था। रेस्ट करना है तो कर ले। आप ये घर, ये नेक्सी, ये बेड आपके लिए नया तो नहीं। इसके अंदाज में मायने खेजी उतर आई। अर्श तड़प कर पलटी। मेरी एक रात की भूल को बार बार बहाना बनाकर मेरे सामने पेश मत करो। हाँ ठीक है कि मैं इस रात इस कमरे में आई थी, मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था जो तुम समझ रहे हो। खुद को नामालूम कौन से जहान का हीरो समझते हो। वो चढ़कर पलटने लगी थी जब इसने एक झटके से अर्श की कलाई थामकर उसके मुकाबिल खड़ा किया। इस रात कैसे खुद पर सब्र किया था मैं भी नहीं जानता, लेकिन आज सब्र नहीं हो रहा, खुदा की कसम। दिल चाहता है घर जाने का इंतजार न करो। इस कदर हसीन लग रही हो तुम। आहिस्तगी से इसकी गर्दन पर हाथ रखते इसकी आंखों में देखकर बोला था। अर्श की रगों में खून रुकने लगा। आपसे तुम का फासला इसने बड़ी तेजी के साथ तय किया था, मगर वो अपने दिल का क्या करती जिससे इस पर शदीद गुस्सा था, बल्कि नफरत थी। दोनों हथेलियों से इसे पीछे धकेल दिया। वो तनफन करती एनेक्सी से बाहर निकल गई। पीछे कमरे में मौजूद अमन ने मुस्कुराकर एक निगाह इस पर डाली और अपना सामान लेकर इसके पीछे पीछे बाहर निकल आया। एनेक्सी का दरवाजा लॉक करते इसने चाबी चौकीदार के हवाले कर दी थी। जिस वक्त वो वापस घर आए काफी रात बीत चुकी थी। वो वॉशरूम में घुसा तो अपने हील्स उतारकर उछालते वो बिस्तर पर लेट गई थी। इसके बाहर निकलने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी जब वो बाहर निकले वो सो चुकी हो। आज रात वो इस जैसी मामूली मुलाजिम को मजीद कोई मौका नहीं देने वाली थी। और ऐसा हुआ। अमन शॉवर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला तो वो गहरी नींद में थी। ज्वेलरी उतार ली थी, इतनी जल्दी थी सोने की। वो जेरे लब बड़बड़ाया था। नींद में डूबी अर्श को महसूस हुआ किसी ने आहिस्तगी से इसके कानों में पहने भारी आवेजे उतारे थे। मर्दाना उंगलियों का लफ्ज इसे खुद पर महसूस होता रहा, मगर इसने आंखें ना खोली। अगले दिन वो दोपहर के वक्त घर आया तो इसके हाथ में चंद टिकट्स थे। वो जो रिश्तेदारों में गिरी बेजार हो रही थी, इसे आता देखकर इससे सुकून मिला। कम से कम अब बहाना करके कमरे में तो जा सकती हूँ। और वाकई ऐसा हुआ था। इसे आते देखकर हुमैरा बेगम ने सारे रिश्तेदारों को दूर भगा दिया। बहू को कमरे में ले जाओ अमन, सुबह से औरतों ने इसे रेस्ट नहीं करने दिया। मैं तुम दोनों का खाना कमरे में भिजवाती हूँ, इन्होंने मोहब्बत से कहा था। अर्श खामोशी से उठकर कमरे में चली गई। इसने एक नजर अमन की तरफ नहीं देखा था। तुमने तो बताया नहीं था, इसलिए मैं खुद ही हनीमून के टिकट्स ले आया हूँ। मलेशिया तुम्हें पसंद है। एक बार तुम्हारे डैड ने बताया था कि तुम अपने दोस्तों के साथ मलेशिया जाना चाहती थी, मगर इन्होंने जाने नहीं दिया। वो इंतहाई दोस्ताना अंदाज में कह रहा था जैसे इनके दरमियान कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं हो। अर्श ने सुलग कर इसकी तरफ देखा। तुम अकेले ही चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ मलेशिया तो क्या घर से बाहर तक जाने का भी शौक नहीं है। और अब ये हनीमून के टिकट्स के पैसे कहाँ से आए हैं तुम्हारे पास? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है तुम तो एक मामूली से मैनेजर हो। मेरे डैड की कंपनी में दोनों हाथों से लूट रहे हो ना मेरे डैड को। वो तंजी अंदाज में कहती दोनों हाथ कमर पर रखकर इसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। अमन ने गहरी निगाह से इसका जायजा लिया। इसके बालों में कुदरती कर्ल्स पड़ते थे और इसके बाल इंतहाई घने थे, जैसे इस वक्त वो दाएं कंधे पर डाले इंतहाई चिड़े हुए अंदाज में खड़ी थी। जोजा मोहतरमा, मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही गलत इतलात है आपको। इतने भी बुरे हालात नहीं है मेरे। मैं आपके डैड की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता जरूर था, मगर मेरे साथ साथ अपना एक स्टार्टअप भी शुरू करा था। तुम्हारे एनेक्सी में शिफ्ट होने का मकसद बस इतना ही था कि कंपनी का काम घर में देख सकूं, क्योंकि अरमगान अफरीदी फिलहाल नहीं चाहते थे कि मैं इनकी कंपनी छोड़ूं। कुछ जरूरी डील्स हुई थी। इस दौरान मेरा अपना स्टार्टअप का काम भी था और खुशकिस्मती से वो कामयाब रहा और अब अच्छा खासा मुनाफा दे रहा है। ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन मैं अभी एक कारोबार का मालिक हूँ। और अब चूंकि मेरा अपना कारोबार कदम जमा चुका है और तुम्हारे डैड की डील्स भी फाइनल हो चुकी हैं, तो मुझे इनकी कंपनी में बतौर मैनेजर काम करने की अब कोई जरूरत नहीं है। इसलिए प्लीज मेरे ऊपर से ये टैग हटा दीजिए कि मैं आपके डैड की कंपनी में एक अदना मैनेजर हूँ। हाँ, इन्होंने मुझे एक और ड्यूटी सौंप दी है। अब मैं इनकी बीवी का एक अदना सा शौहर हूँ जिसे वो घास डालने की भी जरूरत महसूस नहीं करती। सीने के ऊपर हाथ रखकर वो हल्का सा खम देकर कहता, अर्श को जहर लगा। वो तेजी से रुख मोड़ गई थी। इस रात की आनत वो चाह कर भी नहीं भुला पा रही थी। वो चाहती थी वो अमन से इस सिलसिले में बात करे, मगर वो तो जैसे इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता था। इसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। वो दोनों मियाँ बीवी थे जिनके दरमियान ज़हनी हमागी थी, दोस्ती थी, मगर वो जिल्लत के एहसास से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। यकीनन डैड ने इसे मजबूर किया था मुझसे शादी करने के लिए, वरना इस तरह जिस तरह अमन ने मुझसे नफरत का इजहार किया था, मैं मान ही नहीं सकती कि वो मुझसे शादी करने का ख्वाह हो। इसकी आंखों में आंसू उतर आए। क्या इतनी अर्जा, इतनी कम कीमत थी मेरे डैड के लिए कि एक मामूली सी गलती पर इन्होंने मुझे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया जो मुझे बोझ समझकर कबूल करता है। मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, हसीन हूँ। ऐसी बीवी किसी को भी मिले तो वो खुशी खुशी राजी हो सकता है, मगर अमन के लिए मैं इसके दिल की ख्वाहिश नहीं। ये बात तो मैं भी जानती हूँ। खिड़की से बाहर झांकते हुए अपनी ये सोचों में गुम थी। वो टिकट टेबल पर रखा,
चला गया, पता नहीं कहाँ। इसने अर्श को कभी बताना जरूरी नहीं समझा था। अर्श ने रुख मोड़कर इसे देखा। बेड के साथ इसका वो बड़ा सा सूटकेस रखा था जो वो कल अनेक्सी से लेकर आया था। नामालूम किस ख्याल के जेरे तहत वो चलती हुई सूटकेस तक आई। सूटकेस खोलकर अंदर मौजूद अमन के गोल मोल किए हुए कपड़े बाहर निकालने लगी और इन्हीं कपड़ों के दरमियान इसे वो कुछ मिला जिसने इसे शिशित करके रख दिया। वो एक ब्राउन कलर का लिफाफा था जिसके अंदर ढेर सारी तस्वीर थी। कपकपाते हाथों से अर्श ने वो सारी तस्वीर बाहर निकाली। वो तस्वीरें इसकी थी अपने कोठे में चलते फिरते टेरेस पर खड़े किसी जगह पर। वो कॉलेज बैग कंधे पर डाले बाहर निकल रही थी, कहीं पर चाय का कप हाथ में लिए टेरेस पर खड़ी थी और किसी जगह वो लॉन में जॉगिंग करती हुई दिखाई दे रही थी। ये सब इसके घर की तस्वीरें थी। क्या ये शख्स मेरी रेकी कर रहा था? इसका दिल दहल उठा। तस्वीर हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी। दरवाजा एक दफा फिर खोला था। इसने बेयकीन निगाहें उठाकर देखा, वो अंदर दाखिल हो रहा था। इसके लबों पर बड़ी भरपूर मुस्कुराहट थी। और तुम्हें तो पकड़ा गया। वो इसे इत्मीनान से बोला, ये सब क्या है? क्या कर रहे थे तुम हमारी अनेक्सी में? क्यों तुमने मुझसे शादी की है? क्या प्लान है तुम्हारा? अगर तुम कौन हो अमन अहमद अली? क्या चाहते हो तुम मुझसे? इस रात तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैं वहां तुमसे ज़ाहिर मोहब्बत करने आई थी। तुम्हें बताने आई थी कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, शादी करना चाहती हूँ तुमसे। कोई गलत नीयत गलत इरादा नहीं था मेरा। ऐसा हो भी किस तरह सकता था? मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं, मगर तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया, मुझे धुतकार कर वहां से बाहर निकाल दिया, मेरे डैड की नजरों में मुझे शर्मिंदा कर दिया और फिर अब मुझसे शादी कर ली। आखिर तुम क्या चाहते हो? वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी थी। अमन के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई। वो संजीदा निगाहों से अर्श को देखता रहा और फिर आहिस्तगी से बोला, इससे जमीन पर गिरी हुई सारी तस्वीरों को उठाया। मैं तुम्हारी रेकी करके क्या करूंगा? अर्श, तुम्हारे डैड मुझ पर भरोसा करते थे। मैं चाहता तो गबन कर सकता था, कंपनी से जितनी रकम चाहता था, मगर मैं ऐसा क्यों करता? तुम्हारी तस्वीरें खींचने का मकसद वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, शदीद मोहब्बत, मगर अपनी और तुम्हारी हैसियत का फर्क मैं बखूबी जानता था, मगर खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें नजर भरकर देखने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए जबकि इसे तुम्हारी तस्वीर पर उतार लेता था और इसका प्रिंट आउट निकाल के तुम्हारे एक एक नक्श को हिफज किया मैंने। और तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ एक मजाक है। किस्मत मुझ पर मेहरबान होगी और बस तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले ये मैं खुद भी नहीं जानता। वो हल्का सा तल्ख हुआ। इस रात जब बारिश बरस रही थी और तुम मेरे कमरे में आई थी, तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने मेरे जज्बात को क्या चिंगारी दिखाई कि मैं अपने आप से घबरा गया। वो रात का वक्त था अर्श और तुम मेरे करीब थी। वो लड़की जिसके ख्याल से मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, तुम्हारी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। मैं तुम्हें गुस्से में डांटता ना तो और क्या करता। तुम तो शायद गलत नीयत से नहीं आई थी, मगर मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं या तुम्हारी नजरों में मेरा एक गलत इमेज बने। और वैसे भी तुम इस घर में अमानत थी और अरमगान साहब की बेटी के ऊपर मैं मैली नजर नहीं डाल सकता था। मैं तो खुद से घबरा गया था, इसलिए वो सब कुछ किया। और फिर अरमगान साहब ने मुझे बुलाकर जब साफ साफ पूछा तो मैंने इन्हें बता दिया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं अपना कारोबार शुरू कर चुका था, सो इन्हें मेरे मौशी हैसियत से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे डैड एक अच्छे इंसान है, इसलिए इन्होंने मेरी शादी की दरख्वास्त को कबूल कर लिया और आज तुम मेरी बीवी हो, मेरे घर में हो। मैं जानता हूँ ये घर तुम्हें पसंद नहीं, ये छोटा है, तुम्हारी शान नहीं, मगर बहुत जल्द मैं एक नया घर तामीर कर लूंगा जो तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगा। क्या इतना सा भी काफी नहीं मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए? अर्श, या तुम अब भी बस एक रात की बदगुमानी को दिल पर छाए रहने दोगी? वो इंतहाई जल्दी से कहते उसके करीब आकर इसके हाथ थाम चुका था। अर्श की निगाहों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। कितना सब कुछ हो गया और वो इतनी अनजान थी। आखिर अमन की निगाहों से छलकती मोहब्बत इससे क्यों नहीं दिखाई दी? वो सच्ची तो कह रहा था। इस रात अगर वो इसके साथ कुछ गलत करना चाहता तो इसे रोकने वाला कौन था? वो खुद अपनी मर्जी से इसके कमरे में गई थी। इसने धुतकार कर इसे कमरे से निकाला नहीं था, इसे बचाया था अपने आप से। और वो इतनी बेवकूफ थी कि इस बात पर इससे नाराज होती रही। मैं चाहती थी कि इस रात मेरे साथ कुछ गलत हो और मैं दुनिया को मुंह दिखाने लायक ना रहूं। वो अपनी सोच पर खुद ही शर्मिंदा हो गई। क्या तुम्हारे दिल से मेरी खिलाफ नफरत कुछ कम नहीं होगी? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ यार, अब और कैसे यकीन दिलाऊं? वो जिससे बेचारगी से कहता इससे पूछ रहा था। अर्श के लबों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। नफरत और बदगुमानी के बादल छटे थे तो इसे सब कुछ साफ नजर आने लग गया था कि ये शख्स एक अच्छे दिल का मालिक था। इसकी पहली चाह था और अब आखिरी भी। मुस्कुराते हुए इसने अमन के कुशादा सीने से अपना सर टिका दिया। अर्श के बाजों की गिरफ्त अपने गिर्द महसूस की। वो खुलकर मुस्कुरा दी। यही तो नई जिंदगी की शुरुआत थी।